अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ एंड आई एम लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड जो हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस किए जाएंगे। और ये वीडियो जो है तमाम केमिस्ट्री एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम डिफरेंट टाइप्स की जो है ट्रांजिशंस पढ़ते हैं, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, पाई टू पाई स्टार है, एन टू पाई स्टार है, ठीक है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली जो है जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो नतीजतन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं। तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपीज। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रेंज ऑफ वेवलेंथ कवर करती है वो है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। 200 से 400 तक यूवी रीजन आता है, जबकि 400 से 800 तक जो है विजिबल रीजन आता है, ठीक है। और 200 से बिलो हो तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम यूवी या फिर उसे फॉर यूवी कहा जाता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली कवर करेगा 200 से 800 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्स द लीस्ट एनर्जी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। तो लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है किस ट्रांजिशन में, कि जिस ट्रांजिशन में जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ जरा ग्राफ में देखें कि सबसे लोअर एनर्जी पे होता है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद होते हैं पाई, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उसके बाद आता है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए, और सबसे लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है एन टू पाई स्टार। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनता है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसके बाद एन टू पाई सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड देन एन टू पाई स्टार। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एन टू पाई स्टार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन इन द यूवी विजिबल रीजन। ठीक है, कौन से कंपाउंड जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है अल्केन्स, अल्कोहल्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स, ठीक है। सभी ही एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो लेकिन जो है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन है वो होती है कॉन्जुगेटेड डाइन्स में। उसकी रीज़न क्या है कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स में एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन जो है जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी तो क्या होगा, यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस वैल्यू ऑफ बेंजीन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। अब बेंजीन की जो बेस वैल्यू है, ठीक है, बेस वैल्यू होती है 204 नैनोमीटर। यानी 204 नैनोमीटर पे बेंजीन जो है वो स्ट्रॉन्ग पाई टू पाई स्टार जो है ट्रांजिशन की वजह से स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है इस वेवलेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। अब यहाँ जरा देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है यानी लैम्डा मैक्स, इस पे क्या इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन है नो इफेक्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट, या फिर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिकली क्या करते हैं, वो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करते हैं। कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए वो कम हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो लैम्डा मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाती है, और जो मैक्स लैम्डा मैक्स जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, उसका लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना, इट इज़ कॉल्ड रेड शिफ्ट।
और इसको हम बैथोक्रोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब बेयर लैम्बर्ट लॉ जो है ये बेसिकली दो लॉ को कंबाइन किया गया है और इस लॉ के मुताबिक जो एब्जॉर्बेंस है वो कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और बेयर लैम्बर्ट लॉ की जो इक्वेशन है वो है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई सी एल। अब ई जो है यहाँ पे क्या है, मोलर मोलर एब्जॉर्बिविटी है, सी जो है कंसंट्रेशन है, जबकि एल जो है पाथ लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट इज काज्ड बाय। अब ऑप्शन है इंक्रीज्ड कॉन्जुगेशन, सॉल्वेंट पोलैरिटी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। अब यहाँ जरा देखिएगा कि जो इंक्रीज्ड कॉन्जुगेशन है इट काज रेड शिफ्ट। ठीक है, जबकि सॉल्वेंट पोलैरिटी और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स ये क्या करते हैं, ये ब्लू शिफ्ट काज करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स लाइक नाइट्रो ग्रुप या फिर पोलर सॉल्वेंट वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्रांजिशन के लिए। जब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ट्रांजिशन के लिए तो लैम्डा मैक्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, शॉर्टर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होगी। तो इट इज़ कॉल्ड ब्लू शिफ्ट और इसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथानोल इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर यूवी बट नॉट फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ड्यू टू। अब मिथानोल जो है ये अच्छा सॉल्वेंट है यूवी के लिए, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अच्छा नहीं है। तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि मिथानोल जो है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है आईआर रेडिएशन को। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिएगा, मिथानोल हैज सिग्निफिकेंट एब्जॉर्बेंस इन द इंफ्रारेड रीजन पर्टिकुलरली बिटवीन 4000 टू 667 पर सेंटीमीटर, यानी ये वेवलेंथ रेंज बताई है। ठीक है, तो आई आर रीजन में जो है मिथानोल क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अब क्योंकि ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को एब्जॉर्प्शन शो नहीं करनी चाहिए, अगर सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन शो करेगा तो क्या होगा, सैंपल के एनालिसिस में इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, इट इंटरफेयर्स विद द एनालिसिस ऑफ सैंपल्स, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो हाउ एवर इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन द यूवी, यूवी में ये एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, तो इस वजह यूवी के लिए ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, बेंडिंग वाइब्रेशंस एनर्जी रिक्वायर्ड इज। बेंडिंग वाइब्रेशन जो है उसमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है बिलो 1500 पर सेंटीमीटर। अब देखिएगा कि जब हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है बात करते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस को और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को। ठीक है, तो बेंडिंग वाइब्रेशंस के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिएगा, जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है आईआर स्पेक्ट्रम का, वहाँ पे बेसिकली क्या होती है, बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस में क्या क्या आता है, इसमें आता है रॉकिंग, सीजरिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, और इन सब के लिए जो है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये कह लें कि फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, वो बिलो 1500 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो इट अकर्स एट हायर फ्रीक्वेंसी अबव 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिज 1,2 डाइक्लोरोइथेन इज आई आर एक्टिव वाइल ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन इज आई आर इनएक्टिव। अब यहाँ पे हमारे पास दो आइसोमर हैं, एक सिज है और दूसरा ट्रांस है। सिज वाला आई आर एक्टिव है जबकि ट्रांस वाला आई आर एक्टिव नहीं है, तो इसकी रीजन बतानी है। ऑप्शन देखें कि सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट है, या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है। तो बेसिकली सिज वाला आई आर एक्टिव है क्योंकि इसमें आई आर एब्जॉर्प्शन के नतीजे में डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है। ठीक है, तो सिज 1,2 डाइक्लोरोइथेन एज अ एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, इसका एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। अब याद रखिएगा, आई आर एब्जॉर्प्शन जो है या आई आर एक्टिव वही सब्सटेंसेस हैं कि जिनमें आई आर एब्जॉर्प्शन के नतीजे में डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हालांकि ये एसिमेट्रिक भी है, लेकिन एसिमेट्रिक बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आई आर एब्जॉर्प्शन शो करें। ठीक है, तो इस वजह से सिज वाला आई आर एक्टिव होगा, जबकि ट्रांस वाले में क्या होता है, ट्रांस वाले में जो है वो डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, कैंसिल हो जाता है, इस वजह से वो आई आर इनएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिज सिनेमिक एसिड एब्जॉर्ब्स एट हायर वेव नंबर।
एज कम्पेयर टू इट्स ट्रांस सिनेमिक आइसोमर। अब जो सिस वाला है वो हायर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है एज कम्पेयर टू ट्रांस, तो इसकी रीजन क्या है? ऑप्शन देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट एंड अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस, स्टेरिक इफेक्ट एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस, या मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेरिक इफेक्ट और रिपल्सिव इंटरेक्शंस की वजह से सिस आइसोमर जो है वो हायर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है, बेसिकली रीजन क्या है कि स्टेरिक स्ट्रेन जो है या रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द सब्सटेंट्स वो क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं बॉन्ड वाइब्रेशंस को। ठीक है, तो इस वजह से ट्रांस की निस्बत ट्रांस क्या होगा, मोर स्टेबल होगा और वो लेस स्ट्रेन एक्सपीरियंस करेगा, जबकि सिस वाले में क्या होगी, मोर स्ट्रेन और रिपल्सिव जो है फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से वो हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज एरोमेटिक बाय यूजिंग आईआर टेक्निक। अब हमारे पास जो है ऑप्शन देखें तो जो है डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बताई गई हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, ए में बताया हुआ है 1100, 1750 और 1300 है। बी वाला ऑप्शन है तो है इसमें 2720, 3200 और 1000। सी वाला 1600, 1500 और 1450 है। तो डी वाला जो है इस बहुत ही लोअर है, 600, 1200 एंड 1850। तो यहाँ पे एरोमेटिक जो है कंपाउंड्स, उनमें जो मेन फीचर है दैट इज़ अ बेंजीन। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो टिपिकली जो है करेक्टरिस्टिक कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करते हैं एट 1600, 1500 एंड 1450। आईआर स्पेक्ट्रा में एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये तीन पीक्स होती हैं। तो ये जो है ये आइडेंटिफिकेशन पीक्स हैं या करेक्टरिस्टिक कह लें कि एब्जॉर्प्शन होगी। तो इन बैंड्स की वजह से क्या होगा, ये बैंड्स किस वजह वजह से हैं, ड्यू टू द कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द पेयर ऑफ आइसोमर्स विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। कौन सा पेयर है जिसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए? ऑप्शन देखें, सिस ट्रांस, फंक्शनल आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स या पोजिशनल आइसोमर। तो इसमें जो इनैंशियोमर्स हैं इनको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आप डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं करते। ठीक है, इनैंशियोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर मिरर इमेज आइसोमर्स। ठीक है, दे हैव आइडेंटिकल आईआर स्पेक्ट्रा। इनका आईआर स्पेक्ट्रा क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, बिकॉज दे डू नॉट डिफर इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। इनके वाइब्रेशनल मोड जो हैं वो सिमिलर होते हैं। इस वजह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हुए आप इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जबकि बाकी जितने भी हैं, सिस ट्रांस आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है, तो ये आईआर रीजन में डिफरेंट वेवलेंथ पे या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर साइक्लोएल्कानोन्स। साइक्लोएल्कानोन्स जो हैं इनमें द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप की जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इंक्रीज होती है किसके साथ? ऑप्शन देखिएगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ द रिंग, डिक्रीज इन साइज ऑफ द रिंग, डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज इन साइज ऑफ द रिंग। साइक्लो अल्कानॉन्स जो हैं इनके जैसे जैसे रिंग साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो कार्बोनाइल बॉन्ड जो है उसमें स्ट्रेन वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब स्ट्रेन इंक्रीज होता है तो जो एब्जॉर्प्शन है वो हायर फ्रीक्वेंसी में चली जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिंग स्ट्रेन ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपने फैक्टर याद रखना है कि जैसे रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टेकिंग द स्पेक्ट्रा आफ्टर डाइल्यूशन विद। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है किसके साथ डाइल्यूशन के नतीजे में? ऑप्शन हमारे पास है, वाटर, मिथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है राइट आंसर है। बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइल्यूट किया जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो उसकी आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड में जो आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बैंड आएगा, ठीक है, वो किसकी वजह से होगा? वो जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा। ठीक है,
अब बाकी ऑप्शन देखेंगे, वाटर है, मिथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिस जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो वो इन बाकी तीनों सॉल्वेंट के साथ क्या करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर हमने क्या करना है, हमने इसको डिस्टिंग्विश करना है, तो ऐसा सॉल्वेंट चूज करेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हैज द लीस्ट वैल्यू व्हेन द कंपाउंड इज इन। सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और तीनों स्टेट्स में है, यानी लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, वेपर स्टेट में है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिएगा, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर मोर रिजिडली हेल्ड इन अ लैटिस स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड वाइब्रेशन रिड्यूस होती हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड वेपर स्टेट। तो इस वजह से अगर सॉलिड स्टेट में है तो कंपाउंड की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड वेपर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा आर यूजुअली प्लॉटेड एज। ऑप्शन हमारे पास है वेव नंबर वर्सेस एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस है, ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर है, एंड इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। आईआर स्पेक्ट्रा जो है बेसिकली वो प्लॉट किया जाता है ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के अगेंस्ट। ट्रांसमिटेंस का मतलब है कि अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू द सैंपल। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास वेव नंबर होता है जिसकी बेस पे हर फंक्शनल ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें स्पेक्ट्रा में आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द आईआर रीजन मोस्ट वाइडली यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन सी आईआर रीजन जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, दैट इज मिड आईआर। ठीक है, मिड आईआर रीजन जो है 4000 टू 400 वेव नंबर तक है। ठीक है, और ये कॉमनली यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, और मॉलिक्यूल्स की जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हैं वो इस रीजन में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन एफ टी आई आर द इनिशियल स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड एज। एफ टी आई आर में जो इनिशियल स्पेक्ट्रम है उसको रिकॉर्ड किया जाता है वोल्ट्स वर्सेस टाइम में। ठीक है, तो यहाँ जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, एफ टी आई आर विच इज कॉल्ड फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो इनिशियल डाटा जो है रिकॉर्ड किया जाता है वो टाइम डोमेन में होता है। ठीक है, टाइम डोमेन में एज एन इंटरफेरोग्राम, यानी वोल्ट वर्सेस टाइम के जो है ग्राफ हमें मिलता है, या कह लें कि डाटा मिलता है। फिर इंटरफेरोग्राम क्या करता है, इंटरफेरोग्राम कंटेन ऑल द स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट इज नॉट इन अ डायरेक्टली इंटरप्रेटेड फॉर्म। अब इंटरफेरोग्राम जो है उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंटरप्रेटेड फॉर्म में नहीं होती। तो फिर जो है फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उस टाइम डोमेन डाटा को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और उसके बाद हमारे पास जो आई आर स्पेक्ट्रम आता है उसमें हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर में होता है। ठीक है, या फिर एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर। तो ये आपने याद रखना है, एफ टी आई आर में इनिशियल स्पेक्ट्रम होता है वोल्ट्स वर्सेस टाइम, यानी टाइम डोमेन में, और फिर फॉरियर ट्रांसफॉर्म उसे क्या करता है, टाइम डोमेन डाटा को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिस्पर्सिव टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नॉन डिस्पर्सिव टाइप जो है वो है एफ टी आई आर। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें मोनोक्रोमेटर की बजाय इंटरफेरोमीटर यूज होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, टू सेपरेट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो आपने आई आर जो है उसकी जो टाइप्स पढ़ी होंगी, डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव, तो एफ टी आई आर जो है ये नॉन डिस्पर्सिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंडिंग वाइब्रेशंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट प्लेन्स। कौन सी बेंडिंग वाइब्रेशन जो है वो डिफरेंट प्लेन में होती है। ऑप्शन है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, रॉकिंग, सीजरिंग या ट्विस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्विस्टिंग। अब यहाँ याद रखिएगा कि जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, इन प्लेन जो है, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जो एंगल चेंज होता है, ठीक है, वो होता है इन सेम प्लेन। ठीक है, और जबकि आउट ऑफ प्लेन में जो बेंडिंग वाइब्रेशन में जो एंगल चेंज होगा बिटवीन एटम्स वो हो गया आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा, ये ओवरऑल वाइब्रेशंस हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दूसरी तरफ हम नीचे आए तो यहाँ पे इन प्लेन बेंडिंग है और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है। इन प्लेन बेंडिंग में हमारे पास जो है
सीजरिंग जो है वो इन प्लेन बेंडिंग में आती है, ठीक है, जबकि ट्विस्टिंग जो है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो क्वेश्चन क्या था कि बेंडिंग वाइब्रेशन जो कि डिफरेंट प्लेन्स में हो रही है, ठीक है, वो क्या है, वो ट्विस्टिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मेनली अकर इन आईआर। आईआर में कौन सी ट्रांजिशंस होती हैं? इसमें रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, जबकि यूवी में होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल कन्वर्जन ऑफ। ये मैथमेटिकल कन्वर्जन है टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा पहले आता है टाइम डोमेन में, फिर क्या होता है कि जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म है वो टाइम डोमेन डाटा को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज हाईएस्ट इन। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो एफ में हाईएस्ट होती है, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा इसका मतलब क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशो। एफ टी आई आर हैज़ हायर सिग्नल टू नॉइज रेशो बिकॉज इट एवरेज मल्टीपल स्कैन्स एंड यूजेज एन इंटरफेरोमीटर। बेसिकली क्या होता है कि एफ टी आई आर में मल्टीपल स्कैन्स होते हैं, ठीक है, बट इट्स एवरेज मल्टीपल स्कैन जो है इंटरफेरोमीटर को यूज़ करते हुए होता है, और ये इसकी सेंसिटिविटी जो है इस तरह इंप्रूव होती है, ठीक। अब सिग्नल टू नॉइज रेशो का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ डिजायर्ड सिग्नल कंपेयर टू बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज की निस्बत के हमारा जो डिजायर्ड सिग्नल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हायर सिग्नल टू नॉइज रेशो है तो इसका मतलब है हमारा जो स्पेक्ट्रा है या स्पेक्ट्रल क्वालिटी है या उसकी सेंसिटिविटी है वो बेटर है, अच्छी है। यानी अच्छा रिजल्ट तब होगा जब सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या होगी, हाई होगी, और वो हमें किस में मिलती है, एफ टी आई आर में। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो है फार आई आर में, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिएगा, फार आई आर जो है रीजन वो 400 से 10 तक है, हैज लॉन्गर वेवलेंथ्स देन नियर आई आर यू वी एंड फार यू वी रीजन, ठीक है। यहाँ जरा देखिएगा हमारे पास जो सीक्वेंस होता है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक यू वी है, उसके बाद क्या आता है, विजिबल, उसके बाद आई आर, ठीक है। और वेवलेंथ जो है इसके ऑपोजिट हो जाएगी। इन तीनों में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, आई आर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो आई आर के आगे 3 रीजन है, फार नियर सॉरी 2 रीजन है, नियर आई आर और फार आई आर। तो इन दोनों में लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो फार आई आर की है, ठीक है। यहाँ जरा देखिएगा, यूवी रीजन जो है वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है। इसी तरह विजिबल जो है वो होता है 400 से ऑनवर्ड जो है वो बात करते हैं 800 तक। फार यूवी जो है वो 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक आती है, ठीक है। और नियर आईआर जो है वो 0.7 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक, और फार आईआर जो है वो 25 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर तक है, ठीक है। तो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ जो रीजन है वो होगी फार आईआर की इन गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आई आर एक्टिव। अब कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखें तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें बॉन्ड्स तो पोलर हैं लेकिन ओवरऑल ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट साइड का कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन आई आर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वो आई आर एक्टिव है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के नतीजे में जो डाइपोल मूवमेंट है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, आई आर एक्टिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की, ठीक है, तो उसमें डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं होता। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, आई आर इनएक्टिव है। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड आई आर एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर आई एक्टिव है तो उसकी कौन सी जो है वाइब्रेशन वो एक्टिव है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एफ टी आई आर एक्सेप्ट। ऑप्शन है फिक्स्ड मिरर, ग्रेटिंग, मूविंग मिरर एंड बीम सप्लीटर। तो ग्रेटिंग जो है, ठीक है, वो एफ टी आई आर में यूज़ नहीं होता। एफ टी आई आर में इंटरफेरोग्राम यूज़ होता है जो कि क्रिएट करता है वेरिएबल ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स इन एन इंटरफेरोमीटर। अब उसमें क्या होता है कि एफ टी आई आर इंटरफेरोमीटर को यूज़ कर रहा है, ग्रेटिंग इसमें यूज़ यूज़ नहीं होते हैं, ना ही इसमें मोनोक्रोमेटर यूज़ होते हैं। और बेसिकली इंटरफेरोमीटर का क्या मकसद है कि उसमें वेव लेंथ जो है उसको सेपरेशन करना, ये वेरिएबल। इंटरफेरोमीटर बेसिकली कॉन्टीन्यूसली मूव करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट वेव लेंथ जो है वो क्रिएट हो रही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एक्ट्स एज बोथ अ क्रोमोफोर एंड एन ऑक्सोक्रोम। अब कौन सा जो ग्रुप है वो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ठीक है, दोनों के तौर पे एक्ट करता है। हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और जो है हमारे पास जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें जो नाइट्रो ग्रुप जो है ये एक्ट करता है एज क्रोमोफोर एज वेल एज ऑक्सोक्रोम। अब सबसे पहले बात कि क्रोमोफोर किसे कहते हैं। क्रोमोफोर जो है एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि यूवी विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जबकि ऑक्सोक्रोम क्या करता है, ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप होगा, ठीक है, जो कि क्रोमोफोर के साथ अगर अटैच हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। क्रोमोफोर क्या होगा, मॉलिक्यूल में मौजूद कोई फंक्शनल ग्रुप जो कि यूवी विजिबल रीजन में क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन शो करेगा। और ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्रोमोफोर के साथ अगर अटैच हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्हांस हो जाती है। अब नाइट्रो ग्रुप जो है इटसेल्फ ये क्रोमोफोर भी है और ऑक्सोक्रोम भी है। इट कॉन्टेन्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करेगा, विच अलाउज इट टू स्ट्रांगली एब्जॉर्ब इन यूवी विजिबल रीजन, जिसकी वजह से ये क्रोमोफोर बनेगा। लेकिन अगर यही अटैच कर दिया जाए बेंजीन रिंग के साथ तो बेंजीन रिंग में क्या करेगा, ये जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम उसको शिफ्ट कर देगा और कलर इंटेंसिटी को क्या करेगा, इन्हांस करेगा। तो इस वजह से नाइट्रो ग्रुप जो है ये क्रोमोफोर भी है और ऑक्सोक्रोम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स गिव्स द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स। कौन सा डिटेक्टर जो है वो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ऑप्शन है थर्मोकपल, थर्मिस्टर, पायरो इलेक्ट्रिक या गोले सेल। तो पायरो इलेक्ट्रिक जो है डिटेक्टर गिव द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब है क्या कि इसमें क्या होता है कि इसमें आईआर रेडिएशन जो है उसमें जो चेंजेस आती हैं उसको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर डिटेक्ट चेंजेस इन इंफ्रारेड रेडिएशन बाय मेजरिंग द टेम्परेचर डिपेंडेंट पोलराइजेशन ऑफ पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की जो टेम्परेचर डिपेंडेंट पोलराइजेशन है, यानी जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो उनकी पोलराइजेबिलिटी जो है या पोलराइजेशन जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो रेडिएशन जो है उसमें भी चेंजेस आती हैं, तो ये आसानी से उसे डिटेक्ट कर लेता है। दे हैव अ वेरी रैपिड रिस्पॉन्स, इसका बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, मेकिंग देम आइडियल फॉर फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अदर हाई स्पीड आईआर डिटेक्शन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है ये जो है ये एक अच्छा डिटेक्टर है, इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत रैपिड है। अब बाकी ज़रा देखिए कि थर्मोकपल जो है ये क्या करता है, ये हीट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इसका रिस्पॉन्स जो है वो पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर की निस्बत स्लो होता है। थर्मिस्टर जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है, ठीक है, लेकिन इसका भी क्या होगा, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर की निस्बत जो है ये स्लोअर है। और गोले सेल जो है ये न्यूमेटिक डिटेक्टर है, सेंसिटिव है लेकिन रिलेटिवली स्लोअर है इन रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज वाइडली यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन से सोर्सेज जो हैं जिनको यूज़ किया जाता है फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन है नर्स्ट ग्लोअर, ग्लोबर, इनकैडिसेंट, टंगस्टन हैलोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबर, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ सभी की डिटेल है। ग्लोबर बेसिकली है सिलिकॉन कार्बाइड रॉड, ठीक है, आईआर सोर्स के तौर पे ये यूज़ होता है, पर्टिकुलरली मिड आईआर रीजन में ये यूज़ होता है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन है, ठीक है, उसके लिए ये आइडियल है। सेकंड जो है वो है नर्स्ट ग्लोअर। नर्स्ट ग्लोअर जो है ये रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इस पर मुश्तमिल होता है। ये भी आईआर सोर्स है, लेकिन इसका एक इशू क्या है कि इट रिक्वायर्स प्री हीटिंग टू बिकम कंडक्टिव, ठीक है, इसमें प्री हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। थर्ड जो है इनकैंडिसेंट लैंप या टंगस्टन हैलोजन लैंप, दीज प्राइमरीली एमिट इन द विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन, मेकिंग दैम लेस इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप इन द मिड आईआर रीजन। अब ये जो है टंगस्टन हैलोजन लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप जो हैं ये विजिबल और नियर आईआर रीजन की जो वेवलेंथ है या रेडिएशन है वो एमिट करते हैं, तो इस वजह से ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप की डिटेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन मीथेन। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है
उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, ठीक, वो दो तरह का है। ठीक है, अगर तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए फार्मूला होगा 3n-6। ये फार्मूला जो है ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, और लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो है वो है 3n-5। ठीक है, अब मीथेन जो है ये क्या है, मीथेन क्योंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो होगा 3n-6। एन जो है नंबर ऑफ एटम्स है। अब मीथेन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5 हैं, तो 5 × 3 क्या होगा, 15-6। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोनोक्रोमेटिक फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं लिथियम फ्लोराइड के। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड जो है यूज्ड इन मोनोक्रोमेटिक फिल्टर्स ड्यू टू इट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है जो है ऑप्टिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए, लाइक फिल्टर्स, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिट जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये ट्रांसमिट करता है बहुत ईजिली। इट हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसमिट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो क्योंकि स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट ये इजिली एमिट करता है तो इस वजह से ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्रिएट करने के लिए आइडियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है फोर्स कांस्टेंट पे। ठीक है, अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट। बेसिकली हमारे पास एक लॉ है जिसे हुक्स लॉ कहते हैं। तो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल की, उसको डिटरमिन करने के लिए हम हुक्स लॉ को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1/2 पाई, उसके बाद k ओवर म्यू होल अंडर रूट। अब यहाँ पे k जो है ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। म्यू जो है ये रिड्यूस मैस है ऑफ द एटम्स। तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो हायर होगी। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट देखिएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स उनकी जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हायर होगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हायर। और अगर वीकर बॉन्ड्स हैं उनकी के की वैल्यू क्या होगी, लोअर, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या होगी, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइब्रेशंस विदाउट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री आर एक्टिव इन विच रीजन। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है इसके बगैर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो किस रीजन में आती हैं, तो वो आती हैं इंफ्रारेड रीजन में, बट इनएक्टिव इन रामन। अब ये जरा देखिएगा, वाइब्रेशंस, ऐसी वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस विदाउट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, दे आर एक्टिव इन आईआर बट इनएक्टिव इन रामन। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा, इंफ्रारेड एक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है तो ये आईआर एक्टिव होगा। रामन एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग जो है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है, ठीक है, वो रामन एक्टिव है। अब हम बात करते हैं इनके म्यूचुअल जो है इफेक्ट या म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ आप देखिएगा कि ऐसे मॉलिक्यूल के जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हो, ठीक है, तो उनकी वाइब्रेशंस जो आईआर में एक्टिव होंगी तो रामन में वो इनएक्टिव होंगी। ठीक है, इसी तरह ऐसी वाइब्रेशन कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री लैग कर रही है, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्रेशन हो रही है कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बाकी रहेगी, ठीक है, या डिस्टर्ब हो जाएगी। इफ़ अ वाइब्रेशन लैक्स अ सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वो आईआर में एक्टिव होगी बट रामन में क्या होगी, इनएक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं कि वाइब्रेशन विदाउट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसी वाइब्रेशन जो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं है तो वो आईआर में तो एक्टिव हैं, रामन में क्या होती हैं, इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलेटिवली लो सेंसिटिविटी एंड स्लो रिस्पॉन्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, फोटोन डिटेक्टर, थर्मल डिटेक्टर, तो इन दोनों में से जो थर्मल डिटेक्टर है इसकी सेंसिटिविटी लो होती है और रिस्पॉन्स भी स्लो होता है, जबकि इसके ऑपोजिट अगर बात करें फोटोन डिटेक्टर की तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो भी रैपिड होगा और उनकी सेंसिटिविटी भी जो है हायर होगी। यहाँ ज़रा देखिएगा, कंपैरिजन है थर्मल डिटेक्टर और फोटोन डिटेक्टर में। ठीक है, थर्मल डिटेक्टर जो है ये आईआर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू हीट काजिंग अ टेम्परेचर चेंज। इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, रिस्पॉन्स टाइम स्लो होगा और सेंसिटिविटी भी लो होगी, अफेक्ट बाय नॉइज एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है, नॉइज और हीट की वजह से जो है इसकी सेंसिटिविटी कम है। इसमें ऑप्शन आती है, थर्मोकपल्स आते हैं, थर्मिस्टर है और बोलोमीटर। जबकि फोटोन डिटेक्टर जो है ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ फोटोन्स विद द डिटेक्टर मटेरियल। ठीक है,
इसमें रिस्पॉन्स फास्ट होता है, इमीडिएट होता है और इसकी सेंसिटिविटी हायर है, इसकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होती है, बेटर होती है। इसमें फोटो डायोड्स आते हैं, फोटो मल्टीप्लायर्स आते हैं, क्वांटम जो है डिटेक्टर्स, तो ये सारे जो हैं फोटोन डिटेक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी gamma photons of frequency about 10 raised power 13 मेगाहर्ट्ज बाय न्यूक्लियाई लीड्स टू, यानी कि गैमा रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, तो उसमें के नतीजे में हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है? ऑप्शन है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रामन स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या मॉस बार स्पेक्ट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉस बार स्पेक्ट्रा। बेसिकली मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट डिटेक्ट्स न्यूक्लियर ट्रांजिशन काज्ड बाय गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन के नतीजे में जो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती हैं तो उसकी स्टडी हम करते हैं मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हमें न्यूक्लियर इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी बॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉसिबल ट्रांजिशंस फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल इन द यूवी विजिबल रीजन आर। वाटर मॉलिक्यूल में जो यूवी विजिबल रीजन में पॉसिबल ट्रांजिशन है, ठीक है, तो वो होती हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार। तो यहाँ ज़रा देखिएगा डिफरेंट ट्रांजिशन है जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ये आमतौर पे होती हैं अल्केन्स, हाइड्रोजन, ठीक है, जो मीथेन, यानी वो तमाम मॉलिक्यूल के जिसमें दो एटम्स के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन ये कहलाएगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। और इसमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वेव लेंथ रेंज जो है वो 200 नैनोमीटर से लेस होती है, ठीक है, फार यूवी रीजन में ये फॉल करती है, ठीक है। उसके बाद है एन टू सिग्मा स्टार। अब एन टू सिग्मा स्टार आमतौर पे क्या होगा कि सिंगल बॉन्डेड हेट्रो एटम्स जो होते हैं कि जिनके पास लॉन पेयर होता है, तो लॉन पेयर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन कहलाती है एन टू सिग्मा स्टार। और इसमें मॉडरेट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल्स, तो उनमें ये ट्रांजिशन होती है। अब इसमें 200 से 250 नैनोमीटर तक जो है एनर्जी वेवलेंथ जो है वो रेंज होती है। उसके बाद है एन टू पाई स्टार। अब एन टू पाई स्टार क्या होगा कि लॉन पेयर और पाई एंटी बॉन्डिंग, तो ये कहलाती है एन टू पाई स्टार। अब इसमें क्या होंगे, हेट्रो एटम्स होंगे और वो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, यानी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लोअर एनर्जी रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू एन टू सिग्मा स्टार और इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो है 270 टू 300 नैनोमीटर। और इसी तरह लास्ट पे है पाई टू पाई स्टार, तो पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग के दरमियान ये ट्रांजिशन है और आमतौर पे ये अल्कीन्स, बेंजीन या एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें होती है, लोअर एनर्जी रिक्वायर्ड है और इसमें 200 से 600 नैनोमीटर तक जो है ये रीजन आता है। तो इसमें बेसिकली विजिबल रीजन भी आ जाता है फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन इज करेक्ट फॉर सॉल्वेंट शिफ्ट ऑन द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ एसीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से के रिलेटेड है। तो कह रहे हैं कि गिवन ऑप्शन में से करेक्ट बताना है, ठीक है, कि किसका ऑर्डर ठीक है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, ठीक है, कि जैसे जैसे पोलैरिटी इंक्रीज होती है सॉल्वेंट की, बेसिकली पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट जो है वो ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं, लो एनर्जी पे ले आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। जब एनर्जी गैप इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ फिर क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट्स शो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ से देखिएगा कि सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है, वाटर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा, लेकिन जब हम बात करेंगे शिफ्ट की या वेवलेंथ की तो वो क्या होगी, बाकियों की निस्बत कम। तो इस ऑर्डर में देखें कि जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम हो रही है, पोलर से नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ जो है हमारा ऑर्डर जा रहा है, तो वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि नॉर्मल मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, तो क्या हुआ कि पोलर सॉल्वेंट ने ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबल कर दिया, लो एनर्जी पे ले आया, तो अब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इस ट्रांजिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल बिहाइंड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली क्या होता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है फोटॉन्स की, ठीक है। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स, जिसे रामन स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। जबकि लाइट मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्ट करती है, ठीक है, तो मोस्ट फोटॉन्स जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं इलास्टिकली। इलास्टिक स्कैटरिंग जो होती है उसे हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस भी आपको याद होना चाहिए। रामन स्कैटरिंग इज इन इलास्टिक, जबकि रेले स्कैटरिंग इज इलास्टिक, जिसमें एनर्जी चेंज क्या होता है, जीरो होता है। अब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो एनर्जी गेन होगी या एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के दौरान। और इस नतीजे में फिर क्या होता है, हमारे पास दो तरह की रामन शिफ्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, स्टोक्स और एंटी स्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडिंग विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्टडी के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट यूजफुल है, ठीक है। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन पोलराइजेबिलिटी रेदर देन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमने आईआर में पढ़ा था कि चेंज होना ज़रूरी है, और यहाँ पे रामन में पोलराइजेबिलिटी चेंज जो है ये एक्चुअली रामन की बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन इन अ रामन स्पेक्ट्रम अराइज ड्यू टू। अब ये जो स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस होती हैं, ठीक है, ये होती हैं ड्यू टू वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। अगर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल या रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो जो उससे क्या होगा, एनर्जी या तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। अब स्टोक्स की बात करें, स्टोक्स लाइन अक्कर व्हेन अ फोटोन लॉसेस एनर्जी, जब फोटोन एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करेगा, हायर वाइब्रेशनल लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। एंटी स्टोक्स में क्या होता है, एंटी स्टोक तब होगी जब फोटोन एनर्जी गेन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में आता है, ठीक है। तो ये दोनों होंगे ड्यू टू वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल वाइब्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइट सोर्स इज कॉमनली यूज इन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रामन में आमतौर पर लेजर यूज की जाती है। लेजर प्रोवाइड अ मोनोक्रोमेटिक इंटेंस एंड कोहेरेंट लाइट विच इज एसेंशियल फॉर रामन स्कैटरिंग। कॉमनली जो लेजर यूज होती हैं वो है न्यूडीनियम जो है 1064 नैनोमीटर वाली, आर्गॉन जो है 514 और 488 नैनोमीटर, और हीलियम नियॉन लेज़र है जो कि 633 नैनोमीटर पे वर्क करती है। तो ये डिफरेंट लेज़र है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज कॉमनली यूज फॉर रामन सैंपल होल्डर्स। ठीक है, कौन से मटेरियल कॉमनली यूज होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्यूबिट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रामन स्कैटरिंग, ठीक है। क्वार्ट्ज जो हैं वो आमतौर पे क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। तो सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड इनको यूज़ किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बट आर नॉट आइडियल, लेकिन ये रामन के लिए आइडियल नहीं है ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस इन्हांस्ड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट। तो सरफेस इन्हांस्ड रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक कैटेगरी है। इसमें प्लाज्मोनिक इन्हांसमेंट जो है उसकी बेस पे ये वर्क करती है। तो इसे सर्ज भी कहते हैं। सर्ज यानी सरफेस इन्हांस रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्हांसेस रामन सिग्नल बाय यूजिंग मेटेलिक नैनो स्ट्रक्चर्स। बेसिकली इसमें नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू लोकलाइज सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस which amplifies the electric field and boost रामन स्कैटरिंग इंटेंसिटी। अगर किसी मटेरियल का रामन स्पेक्ट्रा अच्छा नहीं आ रहा तो फिर क्या किया जाता है, सर्ज के थ्रू जो है मोर इंटेंस रिजल्ट्स हैं, ये पीक्स वो जनरेट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रामन में विजिबल और नियर आईआर रीजन यूज होता है आमतौर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द इंटेंसिटी ऑफ रामन स्कैटरिंग। तो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी जो है इज द बेसिस ऑफ रामन स्कैटरिंग। रामन स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन हाउ इजली द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड अ मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड। जितना आसानी से डिस्टॉर्ट होगा तो मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। हायर पोलराइजेबिलिटी चेंज, स्ट्रॉन्गर रामन सिग्नल। अब यहाँ देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके स्ट्रॉन्ग रामन एक्टिविटी होगी। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की वीक रामन एक्टिविटी होगी।
कोई भी बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना आसानी से वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा रामन एक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेले स्कैटरिंग। अब रेले स्कैटरिंग में क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट अकर्स ड्यू टू इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, जबकि दूसरी तरफ रामन में क्या होता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजफुल इन बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो इससे सबसे बड़ा यूजफुल जो है इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है और इसमें सैंपल प्रिपरेशन जो है मिनिमल रिक्वायर्ड होती है। इट वर्क्स वेल इन एक्वस सोल्यूशन मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर स्टडिंग प्रोटीन्स, डीएनए एंड बायोमोलिक्यूल्स। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ क्रोमोफोर इन अ मॉलिक्यूल। तो जो प्राइमरी फंक्शन है क्रोमोफोर का वो होता है इम्पार्ट्स कलर बाय एब्जॉर्बिंग लाइट इन यूवी विजिबल रीजन। क्रोमोफोर का बेसिकली क्या फंक्शन है कि वो यूवी विजिबल रीजन को, लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे और कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कंपाउंड को कलर इम्पार्ट करे। ठीक है, तो आमतौर पे जो क्रोमोफोर्स होते हैं दे कॉन्टेन कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पे हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद है कि इस लेक्चर का आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा